नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। उत्तर प्रदेश का चुनाव अब अपने लगभग आखिरी दौर में है। 3 तारीख को छठे चरण का और 7 तारीख को अंतिम और 7वें चरण का मतदान होना है। लेकिन इस बीच में जो चुनाव जैसे शुरू हुआ था और जहां अब आखिरी चरण में पहुंचा है, आप देखिए इस यात्रा में कितने लोग शहीद हुए। जब मैं शहीद की बात कर रहा हूं तो राजनीतिक शहादत की बात कर रहा हूं। जब चुनाव शुरू हुआ था तो जो टेम्पो बनाया गया था, जो एक नैरेटिव खड़ा किया गया था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार से 3 मंत्री निकले, दारा सिंह चौहान, स्वामी प्रसाद मौर्य और धर्म सिंह सैनी। इनके निकलने और उससे पहले से ओम प्रकाश राजभर शुरू में ही निकल गए थे सरकार बनने के कुछ महीने बाद ही, और उन्होंने अलायंस कर लिया आखिर में समाजवादी पार्टी से। तो नैरेटिव ये बना कि पिछड़ा और अति पिछड़ा, गैर यादव पिछड़ा जो बीजेपी के साथ था और गैर जाटो दलितों का एक हिस्सा अखिलेश यादव के साथ आ गया। यानी बीजेपी ने जो सामाजिक समीकरण बनाया था वो टूट गया। तो इसलिए बीजेपी का अब जीतना मुश्किल हो गया है और अखिलेश की सभाओं की उनका जो रोड शो है उस सब को लेकर एक तरह का माहौल बनाने की कोशिश हुई कि बस आए, जैसा लग रहा था कि अखिलेश को बस शपथ लेना बाकी है, बाकी तो सब हो चुका है। और इसका सच्चाई से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। 5 चरण का मतदान हो चुका है और इन 5 चरणों के मतदान में मेरा जो आकलन है उसके हिसाब से बीजेपी 203 जो स्पष्ट बहुमत के लिए ज़रूरत होती है, सिंपल मेजॉरिटी जिसको कहते हैं, उसको क्रॉस कर चुकी है। अब जो आएगी वो उसको कहाँ ले जाएगी इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। और छठे 7वें चरण में आप मान कर चलिए कि पिछले यानी 2017 के चुनाव में जो उसकी परफॉर्मेंस थी उससे ख़राब नहीं होने वाली, बेहतर होने की उम्मीद है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चुनाव कहाँ जा रहा है। इस चुनाव का मैं जो पिछले 2-3 वीडियो से कह रहा हूँ कि इस चुनाव का परिणाम तय हो चुका है। अब इसमें जो जैसे क्रिकेट मैच में होता है कि मैच का तो फैसला हो गया है, एक स्टेज के बाद ये लग जाता है कि ये एक ही टीम जीत रही है। यही जो जीत हार ड्रॉ की संभावनाएं होती हैं उनमें से एक ही संभावना बचती है कि एक टीम जीत रही है। सवाल ये है कितने रन से या कितने विकेट से। यही रह गया कि कितनी सीटें आएंगी बीजेपी की। 312 आई थी 2017 में, वहाँ तक पहुँचेगी, उससे थोड़ा कम रह जाएगी, उसके ऊपर चली जाएगी। ये 3 संभावनाओं पर चर्चा बाकी रह गई। लेकिन आज मैं कितनी सीटें बीजेपी को मिलने जा रही हैं, कितनी सपा को मिलने जा रही हैं, बसपा को कितनी मिलेंगी, इन सब की बात नहीं कर रहा हूँ। आज मैं बात कर रहा हूँ उन 3 लोगों की जो अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की पालकी ढोने के लिए आए थे, और चौथा जोड़ लीजिए ओम प्रकाश राजभर को। तो ये 4 लोग पालकी ढो रहे थे समाजवादी पार्टी की। इन 4 लोगों के कारण पूरे देश में उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर ये हवा बनी कि बीजेपी अब गई कि तब गई, बीजेपी का सफाया होने वाला है। और ऐसे भी लोग हैं जो पहले चरण से शुरू हुए और 5वें चरण तक रोज़ बताते हैं कि बीजेपी का सुपड़ा साफ। तो ये वो लोग हैं जो 2014 में भी यही कर रहे थे, 2017 में भी यही कर रहे थे और 2019 में भी यही कर रहे थे। वो सुपड़ा साफ करते रहते हैं, जिसका होता उसका उल्टा है। जिसको बचाने की कोशिश करते हैं उसका सुपड़ा साफ हो जाता है। दरअसल उनको पता होता है अंदर से, लेकिन वो जानबूझकर एक गलत नैरेटिव, एक ऐसा नैरेटिव जिससे माहौल बने, वो जो फेंस वोटर पर बैठा वोटर होता है, ऐसे वोटर्स की संख्या होती है 2, 3, 4, 5% तक होती है कभी कभी, जो इस आधार पर तय करते हैं कि जीत कौन रहा है। तो उनकी नज़र में जो हार रहा है उसको वोट देना, वोट बेकार करना है। तो वो स्विंग वोटर जो है वो उधर जाता है जिधर जीत हो रही हो, और उस पर इस माहौल बनाने का ये जो मीडिया में आता है, जो इस तरह से माहौल बनाया जाता है, उसका असर पड़ता है। उसी की कोशिश हो रही है। अब चुनाव का नतीजा मैं कह रहा हूँ बड़ा स्पष्ट हो चुका है कि जीत कौन रहा है। और ये जो नैरेटिव ये भी बना कि बाइपोलर लड़ाई है, ठीक है, सही बात है कि बहुजन समाज पार्टी उस तरह से नहीं लड़ रही है, कांग्रेस कहीं मैदान में नहीं है। तो ऐसे में 2 ही पार्टियां मुख्य रूप से बचती हैं, तो बाइपोलर तो अपने आप बाई डिफ़ॉल्ट हो जाता है। तो
तो इसलिए मैं बार बार तुलना करता हूं उत्तर प्रदेश के इस विधानसभा चुनाव की पश्चिम बंगाल के 2021 के विधानसभा चुनाव से, जहां बाय डिफ़ॉल्ट जो है बाइपोलर चुनाव हो गया, क्योंकि कांग्रेस और सीपीएम दोनों का जो है जनाधार लगभग समाप्त हो गया और वो नतीजे में भी दिखाई दिया। तो भारतीय जनता पार्टी चूंकि लड़ रही थी, एंटी इनकम्बेंसी का फ़ायदा उठाना चाहती थी, सरकार के खिलाफ बोल रही थी, तो उसका आपने देखा होगा कि उसको माइलेज जो है वो ज़्यादा मिल रहा था। ये माहौल बन रहा था कि बड़ी कांटे की लड़ाई है, बड़ी क्लोज फाइट है। लेकिन जब नतीजा आया तो मालूम हुआ कि ये लगभग वन साइडेड था। वही स्थिति उत्तर प्रदेश के चुनाव में हो रही है। अब ये 4 लोगों की बात करते हैं। ओम प्रकाश राजभर, इनके पास सबसे ज़्यादा वोट, राजभरों के नेता माने जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ आए तो इनको 8 या 9 सीट मिली थी 2017 में, 4 जीत गए, विधायक बने 4 लोग, जिनमें से खुद ओम प्रकाश राजभर भी थे। इससे पहले जीवन में कभी ग्राम प्रधान का भी चुनाव नहीं जीते थे। ये दरअसल जो है ये उपज हैं मुख्तार अंसारी की। मुख्तार अंसारी के पैसे से खड़े हुए नेता हैं, तो इसलिए समाजवादी पार्टी में जाना उनका समझ में आता है। वो 2017 में भी गए होते अगर अखिलेश यादव को ये गुमान न होता कि उनके नाम पर वोट बरसने वाला है, पड़ने वाला नहीं, बरसने वाला है उस मुगालते में। तो ये निकल कर आए कि मैं जहाँ रहूँगा वहाँ सरकार बनेगी, जहाँ नहीं रहूँगा वहाँ सरकार नहीं बनेगी। आज स्थिति ये है कि इतने बड़बोलेपन के बाद, राजभरों का एकमात्र और सबसे बड़ा नेता अपने को घोषित करने के बाद, अति पिछड़ों का नेता घोषित करने के बाद, वो जहाँ से जहूराबाद से जहाँ से लड़ रहे हैं चुनाव, वहाँ आज की स्थिति में जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ओम प्रकाश राजभर तीसरे नंबर पर हैं। बीजेपी और बीएसपी से लड़ाई हो रही है। वहाँ बीएसपी की शादाब फातिमा जो हैं वो अच्छी टक्कर दे रही हैं बीजेपी को। बीजेपी की ओर से कालीचरण राजभर हैं उम्मीदवार। तो लड़ाई उन दोनों में हुई है, क्योंकि शादाब फातिमा के बारे में मैंने पहले भी बताया था आपको, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो वो शिवपाल यादव के बहुत करीबी थी। उस समय उन्होंने लोगों का बड़ा काम कराया था, ठेका पट्टा ये सब दिलाना। उसके अलावा एक ये भी बात है कि वो इस इलाके में सबसे पढ़ी लिखी है और बड़ी धारा प्रवाह संस्कृत बोलती है, इसका भी प्रभाव है। तो कुल मिलाकर ओम प्रकाश राजभर चौथे नंबर पर जा रहे हैं। अब आप बात कीजिए स्वामी प्रसाद मौर्य, जो बड़ा बड़ा दावा कर रहे थे। पहले तो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी छोड़कर भाग गए, जहाँ से पिछली बार जीते थे। वो कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ने की उनकी हिम्मत नहीं हुई। जैसे ही आरपीएन सिंह भाजपा में शामिल हुए, वो डर के मारे भाग कर गए फाजिल नगर। अब फाजिल नगर में भी उन पर फाजिल गिरने वाला है, क्योंकि उनकी स्थिति लगातार खराब होती जा रही है और वो लड़ाई से बाहर होते जा रहे हैं। उनकी भी स्थिति ऐसी है कि अगर तीसरे नंबर पर चले जाएं तो कोई आश्चर्य नहीं है। वहाँ समाजवादी पार्टी से जो उम्मीदवार, मुस्लिम उम्मीदवार था, उम्मीदवार नहीं जो मतलब जो उम्मीद कर रहा था कि टिकट मिलेगा, 5 साल से काम कर रहा था, उसका टिकट कट गया। आखिरी मौके पर ये आ गए भाग के, वो चला गया बहुजन समाज पार्टी में। तो वहाँ लड़ाई धीरे धीरे भाजपा और बहुजन समाज पार्टी की हो रही है। तो इसलिए स्वामी प्रसाद मौर्य अगर जो दावा कर रहे थे कि पिछड़ों के सारे वोट उनके कहने से अति पिछड़ों के मिलने वाले हैं समाजवादी पार्टी को और बीजेपी को सबक सिखा देंगे, उनको अपनी सीट के लिए वोट के लाले पड़ रहे हैं। तो स्वामी प्रसाद मौर्य जब 10 मार्च को विधानसभा चुनाव का नतीजा आएगा, अगर बताया जाए कि हार गए तो आश्चर्य मत कीजिएगा। तीसरे नेता पालकी उठाने वाले दारा सिंह चौहान, वो भी भागकर मधुबन से घोसी चले गए। घोसी में वहाँ पर लड़ाई जो है, वहाँ भी लड़ाई त्रिकोणीय हो गई है। दारा सिंह चौहान का जीतना वहाँ किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। दारा सिंह चौहान के लिए भी लड़ाई कठिन हो रही है। अभी उस इलाके में योगी आदित्यनाथ की सभाएं होने वाली हैं, प्रधानमंत्री 3 दिन काशी जाकर रुकने वाले हैं, बीजेपी का कैंपेन और ज़्यादा उठने वाला है और ज़्यादा सघन होने वाला है। दारा सिंह चौहान अगर विधानसभा में उत्तर प्रदेश की न पहुँचे तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। चौथे धर्म सिंह सैनी, सैनी समाज से हैं।
सैनी समाज के और इससे पहले ये बता दें, दारा सिंह चौहान जिस समाज से आते हैं, नोनिया समाज से, नोनिया समाज का एक बड़ा वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ है। नोनिया समाज से ही भारतीय जनता पार्टी ने गवर्नर बनाया फागू चौहान को। उनके बेटे मधुबन से चुनाव लड़ रहे हैं, उम्मीद है कि जीत जाएंगे। तो नोनिया समाज का बड़ा हिस्सा भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और इसी तरह से अब आइए सहारनपुर में नकुड़ विधानसभा सीट, जहां से धर्म सिंह सैनी चुनाव लड़ रहे हैं, पिछली बार यहीं से जीते थे। सैनी समाज का 90% मैं कह सकता हूं वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को जा रहा है। सैनी समाज के लोगों से आप बात करके देख लीजिए, उनका मानना है कि धर्म सिंह सैनी ने भाजपा छोड़कर अच्छा नहीं किया। वहाँ मतदान हो चुका है और वहाँ के जो पोस्ट पोल सर्वे आ रहे हैं, उसकी जो खबरें आ रही हैं, उसके हिसाब से धर्म सिंह सैनी चुनाव हार चुके हैं। तो ये जो 4 पालकी उठाने वाले थे समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की, इन चारों को 2022 में विधानसभा का मुंह देखने का मौका नहीं मिलेगा। इसकी बहुत ही प्रबल संभावना है। संभावना ये कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि ये अभी वोटों की गिनती हुई नहीं है। वोटों की गिनती के बाद ही जो है वो निश्चित रूप से कहा जा सकेगा। लेकिन इतना तो निश्चित है कि ये 4 के चारों संकट में हैं, और संकट में हैं तो ये अखिलेश यादव की कोई मदद करने की स्थिति में नहीं है। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के लिए कोई वोट जोड़ने की स्थिति में नहीं है। जिसके लिए अपनी सीट बचाना मुश्किल हो रहा हो, वो दूसरी सीटों पर मदद करेगा, वोट दिलवा पाएगा, वोट जुड़वा पाएगा, इसकी संभावना दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही है। तो ये 4 के चारों जो क्रांति का झंडा लेकर भारतीय जनता पार्टी से निकले थे, और ये एक तरह से घोषणा हो गई थी, मुनादी हो गई थी, बस इन चारों के निकलने के बाद तो भारतीय जनता पार्टी की जो भी रही सही उम्मीद थी वो भी ख़त्म हो गई। आप पिछले 2017 के चुनाव के ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल, उनके नतीजे देख लीजिए। कोई भी बीजेपी को 200 तक भी नहीं दे रहा था सीटें। जो ओपिनियन पोल आए थे आखिरी, उसमें 180-90 के ऊपर कोई जा नहीं रहा था। उस समय भी कांटे की लड़ाई बताई जा रही थी, और ऐसे लोगों की संख्या ज़्यादा थी जो प्रतिष्ठित संस्थान, जो पोस्ट पोल सर्वे करते हैं, वो कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी नंबर 1 पर चल रही है। आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि माहौल किस तरह बनाया जाता है और क्या वास्तविकता होती है। उन दोनों का फ़र्क जो है वो, अगर आपको जानना हो, 2017 का चुनाव का नतीजा देख लीजिए, और उसके पहले के जो ओपिनियन पोल है, एग्जिट पोल है, पोस्ट पोल के जो नतीजे आए फाइनल नतीजे से पहले, मतलब मतों की गणना से पहले, उन सब को आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से नैरेटिव बनाया जाता है, कुछ पार्टियों के पक्ष में, किसी के खिलाफ। और हमेशा इस तरह का नैरेटिव जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही बनाया जाता है। इस बार भी कहा यह जा रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी है, कोई कह रहा है कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों की एंटी इनकम्बेंसी है, बहुत भारी पड़ेगा। फिर अब जो उनको दिखाई देने लगा कि ये लाभार्थी वर्ग जो है उसका फ़ायदा मिल रहा है, वो वोट में तब्दील हो रहा है, तो अब उसको लेकर गालियाँ दी जा रही हैं। कहा जा रहा है कि लोगों को जो है ये क्या आप खैरात दे रहे हैं, क्या लोगों को जो है आप अपना बंधुआ बनाना चाहते हैं। तमाम तरह की जो है थ्योरी सामने आ रही। अभी आप देखिए नतीजा आएगा तो उसके बाद इस पर और ज़्यादा हमला होने वाला है, क्योंकि और कुछ बचा नहीं है। अब जो लोग विरोध कर रहे थे, जो समाजवादी पार्टी की सरकार बना रहे थे, उनको भी समझ में आ गया है कि ऐसा हो नहीं रहा है। तो अब आप वो पॉस्चरिंग कर रहे हैं अगले अपने कदम की, कि नतीजे के बाद क्या बोलेंगे, तो नतीजे के बाद बीजेपी को कैसे गाली देंगे, तो उसकी तैयारी चल रही है। और उसकी पॉस्चरिंग अभी से शुरू हो गई है, उसकी पेशकदमी शुरू हो गई है। तो देखिए आपको अगले कुछ दिनों में इसकी वानगी मिलेगी देखने को, और चुनाव का नतीजा आने के बाद फिर पूरे तौर पर दिखाई देगा। तो आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। आपसे अनुरोध है, ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।